हे गाइस, दिस साइड CACA में आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर जहां पर कॉस्टिंग आसान है। आइए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं मेक और बाय डिसीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहा हूं, जो कि आप लोगों के बेसिकली मैं यूँ कहूँ तो न्यू सिलेबस के अंदर इंस्टीट्यूट ऑलरेडी पूछ भी चुका है उन क्वेश्चंस को, सो दैट हम लोग कॉन्सेप्ट आप लोगों का रिवाइज हो जाए एंड उसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चंस किस तरीके के इंस्टीट्यूट पूछता है और उनके किस तरीके से किस पैटर्न पर हमको सॉल्यूशन करने होते हैं, वो चीज़ें आप लोगों को ईजिली आइडिया लग जाए। तो आइए दोस्तों, हम लोग आज की सीरीज में मेक और बाय डिसीजन से रिलेटेड पहले क्वेश्चन ले रहे हैं, जो कि हमारी बुक में चैप्टर नंबर 10 है। ऑल्दो वैसे मैंने इसमें एक क्वेश्चन नंबर 6 भी सेलेक्ट किया था, जो कि इंस्टीट्यूट ने न्यू सिलेबस के दिसंबर 2023 में पूछा, ओल्ड सिलेबस में पूछा दिसंबर 2023 में। और ये सेम क्वेश्चन एज इट इज इन्होंने MTP जून 2018 से पिक किया था, जो कि हमने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो और इसका हम लोग डिस्कशन अभी इस वाले सेशन में नहीं करेंगे, हम सीधा आएंगे आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 11 पर। और ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक बार इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। मैं आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है ना, थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो ये क्वेश्चन अच्छा लगेगा थोड़ा। तो एक बार के लिए इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है पूरा एक बार अच्छे से। 9 + 7 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, ओल्ड जून 2023 के अंदर। Agrostrom Limited in manufacturing agriculture machinery is preparing its annual budget for the year 23-24। एक कंपनी है जो कि एग्रीकल्चर मशीन मैन्युफैक्चर करती है, वो आपको एनुअल बजट प्रिपेयर कर रही है और 2023-24 का। द कंपनी हैज़ ए मेटल प्रेसिंग कैपेसिटी ऑफ 20,000 आवर्स। क्वेश्चन कह रहा है कि जो कंपनी है उसकी मेटल की प्रेस करने की जो कैपेसिटी है वो है 20,000 आवर्स की। दैट मीन्स आप लोगों को कहीं ना कहीं आवर्स आगे चल करके आपको पता चलेगा कि ये आवर्स जो है लिमिटिंग फैक्टर है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को ना सिर्फ मेक और बाय डिसीजन, बल्कि आपको जो हम लोग की फैक्टर या ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पर सीखने को आपको मिल जाएगा। विच विल बी इनसफिशियंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉम्पोनेंट ABCD। क्वेश्चन ने यही कह दिया कि ये जो आर्स हैं ये आप लोगों के क्या है, इनसफिशिएंट है आपके मैन्युफैक्चर A B C और D को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो हमको ये समझ में आ गया कि भाई साहब जो मेटल प्रेसिंग कैपेसिटी है वो आपकी लिमिटिंग फैक्टर है। द कंपनी हैज द फॉलोइंग चॉइस। अब क्योंकि आपके पास आर्स जो है वो आपके लिमिटेड है, तो कंपनी के पास कुछ दो चॉइसेस हैं। क्या? बाय द कंपोनेंट एंटायरली फ्रॉम आउटसाइड सप्लाई, कि भाई साहब सब कुछ पूरा का पूरा आउटसाइड सप्लाई से बाय कर लो, या बाय फ्रॉम आउटसाइड सप्लाई एंड ऑब्लिक और यूज ए पार्शियल सेकंड शिफ्ट। या वो कह रहा है कि भाई साहब हम लोग पार्शियली सेकंड शिफ्ट में भी काम कर लें। मतलब सेकंड शिफ्ट में काम, जैसे अभी 20,000 की कैपेसिटी तो है ही, जो हमारे पास कम कैपेसिटी पड़ेगी उसके लिए हम लोग सेकंड शिफ्ट में मतलब कि ओवर टाइम कर लें, एक और शिफ्ट में काम कर लें, है ना। द डेटा फॉर द 22-23 आपको दे रखा है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट आपको दी हुई है, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बोलता है, मटेरियल दे रखा है, वेजेस दे रखी है, डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है, फिक्स्ड ओवरहेड दे रखा है, और इससे आपके पास टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है। ध्यान से सुनिएगा, आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स दी हुई है। रिक्वायरमेंट्स मतलब कि टोटल डिमांड इस पर्टिकुलर के लिए कि हाँ भाई हमारे को कितनी रिक्वायरमेंट्स पड़ेगी आपकी मशीनरी के अंदर इन सारे कंपोनेंट्स की। इस लाइन को जरा गौर फरमाइएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेट the use of metal press which cost ₹10 per hour to operate। क्वेश्चन कह रहा है कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना वो रिलेट करते हैं आपके मेटल प्रेस से रिलेटेड, और जिसकी कॉस्ट आती है ₹10 पर आवर। अब आप मुझे एक चीज बताइए, आपके पास यहां पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या? यस सर, ये रहे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्वेश्चन आपको कहता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं, और क्वेश्चन आपको ये कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन आपको कहता है कि भैया ₹10 पर आवर मैं लेता हूं या मैं लेऊंगा। अब ₹10 पर आवर आपको यहां पर दे रखी है कॉस्ट एक यूनिट की। मुझे एक चीज बताइए, आपके लिए एक यूनिट की कॉस्ट कैसे आएगी? सर आपके पास आर्ली रेट है, आपके पास आर्ली रेट है, आप उसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं एक यूनिट को बनाने में लगने वाले आर्स से, मतलब कि जैसे मैं कहता हूं कि क्वेश्चन में कि ₹10 पर आवर रेट है और एक यूनिट को बनाने में 2 घंटे लगते हैं, तो मैं यूं कहूंगा कि मेरी ₹20 की जो है ना
मेरी 20 रुपीज़ की कॉस्ट आएगी एक यूनिट को बनाने के लिए। तो अगर मुझे यहां पर आपके पास ये 20 है और ये आपकी आर्ली रेट है, तो क्या मैं 2 की कैलकुलेशन कर सकता हूं क्या? सिंपल है ना सर, आपकी एक यूनिट को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट आई वो ले लो और उसमें आर्ली रेट का डिवाइड लगा दो, आपके पास आर्स आ जाएंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट से मैं यहां पर आर्स निकाल दूंगा, और वो कैसे? 10 रुपए पर आर आपका जो है रेट है, एक यूनिट को बनाने में 10 रुपए ही लगते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया 1 घंटे का समय यहां पर लगेगा, 2 घंटे का समय आपको बी में लगेगा, 1 घंटे का समय सी में लगेगा, और 6 आवर्स का समय आपको डी को बनाने में लगेगा। चाहो तो क्रॉस चेक कर लो, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10 आएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20 आएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 6 60। तो ऐसे आपके पास पर यूनिट आ गई और उससे आपने आवर्स निकाल दिए। तो इसका मतलब एक वर्किंग नोट तो हम यहां से आपके पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने में लगने वाले आवर्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी, आगे चलिए। क्वेश्चन कहता है फिक्स्ड ओवरहेड आर एब्जॉर्ब्ड एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। मतलब एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस हम लोग इसको क्या करते हैं, जैसे 10 का 5 है तो 50%, 8 का 4 50%, 22 का 50%, 40 का 20%। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पर। ऑल्दो डिसीजन मेकिंग में आपको पता है, जब भी हम लोग आपके लिए एब्जॉर्प्शन कर रहे होते हैं या अलोकेशन कर रहे होते हैं या कोई एडिड कर रहे हैं या कोई चार्ज कर रहे हैं, तो इस तरह की टर्मिनोलॉजी जब भी हम लोग यूज करते हैं तो ऐसे केस में हमारे लिए फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो इररिलेवेंट हो जाता है। आगे चलेंगे तो सप्लाई ऑफ ऑल और एनी पार्ट ऑफ टोटल रिक्वायरमेंट। सप्लाई ऑफ ऑल और एनी पार्ट ऑफ टोटल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है कि अगर आपको सारी की सारी बाहर से ही परचेज करने की इच्छा हो तो, या कुछ क्या भैया हमसे 20,000 घंटे में जितनी बन रही है उतनी तो हमने बना ली और जितनी नहीं बन पा रही उतनी हम आपसे ले लेंगे। तो कुछ आपको अगर पार्शियली भी लेना है तो एनी पार्ट ऑफ टोटल रिक्वायरमेंट कैन बी ऑब्टेन एट फॉलोइंग प्राइसेस ईच डिलीवर्ड टू द फैक्ट्री। मतलब आपको यहां पर बाइंग रेट दे रखी है कि आपको अगर कंपोनेंट ए बाय करना है तो बी बाय करना है तो सी बाय करना है तो डी बाय करना है, तो आपको दे दिया। आगे चलेंगे। अब मुझे एक चीज बताइए, आपके पास यहां पर क्वेश्चन ने क्या दे रखा है? आपको यहां पर क्वेश्चन ने बाइंग रेट दे रखी है। क्वेश्चन ने कहा था कि सारे के सारे को बाहर से बाय कर लो, तो मैंने क्या कहा, सर हम बाहर सारे के सारे बाय कर लेंगे, लेकिन किस सिचुएशन में बाय करेंगे? जब तक कि मेरे पास कैपेसिटी है तब तक तो मैं घर में बनाऊंगा ना यार। आप खुद सोच के देखो, अगर मैं यूं कहूं कि मुझे 24 आवर्स हैं, मुझे यहां पर मेरे एकेडमी में कॉस्टिंग पढ़ाना है और कॉस्टिंग पढ़ाने के लिए 30 आवर्स चाहिए एक दिन में, तो भाई साहब 30 आवर्स मैं अकेला तो नहीं कर सकता। मैं तो अकेला कितना कर सकता हूं? 8 घंटे 10 घंटे। तो उस केस के अंदर मैं क्या कहूंगा, क्या मैं पूरे के पूरे 24 आवर्स किसी दूसरे को दे दूंगा? आंसर है नो। मैं 8 घंटे जो मैं खुद पढ़ा सकता हूं वो तो मैं खुद पढ़ाऊंगा ना। तो मैं अगर मेरे को पढ़ाने में मेरे को यहां पर लगता है कि भैया मैं अगर यहां पर बात करूं मैन्युफैक्चरिंग के केस में, तो भैया जो चीज मैं घर में मैं खुद बना सकता हूं तो मैं एक बार चेक करूंगा कि भैया घर में बनाने में कितने रुपए की पड़ रही है। लेट्स सपोज से एक ही बात कर लेता हूं, एक ही बाइंग रेट दे रखी है 60। पता पड़ता है कि घर के अंदर में मेरी जो रिलेवेंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो आती है मेरी 60 की जगह 55। तो मैं घर में बनाऊंगा ना, मेरे को घर में बनाना 5 रुपए सस्ता पड़ रहा है। तो अनटिल अनलेस जब तक मेरी कैपेसिटी है तब तक तो मैं घर में बनाऊं। अब पॉइंट आता है सर, घर में कौन सा बनाओगे? रिक्वायरमेंट तो चारों की है, चारों आप फुलफिल कर नहीं सकते। तो ऐसे केस में दोस्तों हम लोग यूज करेंगे ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स वाला कॉन्सेप्ट, और उसके बेसिस पर हम लोग रैंकिंग निकालेंगे। जो मैं भी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तब मैं आप लोगों को एक एक चीज वापस से समझाऊंगा, डोंट वरी। फिर क्वेश्चन कहता है सेकंड शिफ्ट ऑपरेशन वुड इंक्रीज डायरेक्ट वेजेस बाय 25% ओवर द नॉर्मल शिफ्ट। क्वेश्चन कहता है अगर आप सेकंड शिफ्ट में काम करोगे तो जो डायरेक्ट वेजेस है ना वो आपके नॉर्मल शिफ्ट से 25% बढ़ जाएगी। 25% बढ़ने का मतलब है अगर पहले आप 10 रुपए देते थे तो अब उसकी जगह आपको 12 रुपए 50 पैसे देने पड़ेंगे। दैट मीन्स 2.5 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। एंड फिक्स्ड ओवरहेड बाय ₹500 फॉर ईच 1000 और पार्ट देयर ऑफ सेकंड शिफ्ट आवर्स वर्कड। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर ये जो फिक्स्ड ओवरहेड है ना ये रिलेवेंट हो जाता है। सर क्यों रिलेवेंट हो जाता है? क्योंकि ये सेकंड शिफ्ट में आपके काम करना या ना करने के कारण से ये फिक्स्ड ओवरहेड इनकर होगा या नहीं होगा डिपेंड करता है। मतलब अगर आप सेकंड शिफ्ट ऑपरेशन में काम करेंगे तो ये फिक्स्ड ओवरहेड लगेगा, और अगर सेकंड शिफ्ट ऑपरेशन में काम नहीं करेंगे तो ये लगेगा ही नहीं। तो अगर इसका लगना या ना लगना आपके डिसीजन पर मैटर करता है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फिक्स्ड ओवरहेड होकर के भी आप लोगों के लिए रिलेवेंट है। तो इसका मतलब डिसीजन लेने में हमको इसको कंसिडर करना पड़ेगा। क्वेश्चन कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट द फॉलोइंग। क्या पूछता है आपसे? क्वेश्चन पूछता है विच कंपोनेंट एंड इन हाउ मच क्वांटिटी
शुड इट बी मैन्युफैक्चर्ड इन 20,000 आवर्स ऑफ प्रेस टाइम अवेलेबल। जो हमारे पास 20,000 आवर्स अवेलेबल हैं उतने समय में हमको कौन सा कंपोनेंट और कितनी क्वांटिटी में घर में बनाना है ये बताइए, पहली चीज। दूसरा बोलता है वेदर इट वुड बी प्रॉफिटेबल टू मेक एनी ऑफ द बैलेंस कंपोनेंट रिक्वायर्ड ऑन ए सेकेंड शिफ्ट बेसिस इंस्टेड ऑफ बाइंग देम फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर। दूसरे पॉइंट में क्वेश्चन पूछता है कि क्या हमारे लिए जो प्रोसेस हम लोगों ने 20,000 में बना लिया हो तो बना लिया, बाकी का जो बैलेंस हम लोग नहीं बना पाए वो कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है या कंपोनेंट है जिसे क्या हम लोग सेकेंड शिफ्ट में बना सकते हैं। क्या पता सेकेंड शिफ्ट में बनाने से सस्ता पड़ रहा हो बाहर आप लोगों के परचेज करने से, तो हम उसको भी इवेल्युएट कर लेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपको किस तरीके से सॉल्व करना है आइए देखते हैं। चलिए, तो यहां पर मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, यह है आपका मेक और बाय डिसीजन से रिलेटेड का क्वेश्चन है, जिसमें मैं आप लोगों को बता दूं ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स भी कंसीडर कर लेंगे हम लोग। ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स भी यहां पर काउंट हो जाएगा। जो हमारी बुक में ये है क्वेश्चन नंबर 11। अब ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले तो मैं कैलकुलेशन करूंगा यहां पर एक वर्किंग नोट बना करके, और वो वर्किंग नोट बनेगा मेरा कैलकुलेशन ऑफ आवर्स पर यूनिट। और वो कैसे आएगा, पर्टिकुलर्स ए बी सी और डी। क्वेश्चन ने आपको कहा था जो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, मैं डीई लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में डीई नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं ₹10 के ए के, 20 बी के, 10 सी के और 60 डी के। और क्वेश्चन ने आपको कहा था कि एक यूनिट को बनाने के लिए लगने वाले जो आवर्स हैं वो आपको यहां पर दिया हुआ है, और वो इन्होंने कहा है मेटल प्रेस से रिलेटेड जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो है आर्ली रेट ₹10 पर आवर। तो अगर मैं टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस में जो हमारी आर्ली रेट है जो कि है ₹10, अगर मैं उसका डिवाइड लगा दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एक यूनिट को बनाने के लिए लगने वाले आवर्स। सर ये क्यों जरूरत पड़ रही है, मैंने कहा इनकी तो बहुत सख्त आवश्यकता है, क्योंकि यही तो डिसाइड करेगा कि कितने आवर्स यूज होंगे हमारी टोटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में। यहां पर आ जाएगा आपका आवर्स पर यूनिट, और यह आ जाएगा 1 आवर, यहां आ जाएगा 2 आवर, यहां आ जाएगा 1 आवर, और यहां आ जाएगा 6 आवर्स। क्लियर है? अब ध्यान से सुनेंगे। अब मैं यहां पर मेरी क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे पास लिमिटेड आवर्स हैं। अब उन लिमिटेड आवर्स में से मैं कौन सा प्रोडक्ट बनाऊं, कौन सा कंपोनेंट मैं मेरे घर में बनाऊं, कौन सा कंपोनेंट मैं आपके बाहर से परचेज करूं, ये डिसीजन लेना है। क्योंकि मेरे पास समय लिमिटेड है तो मुझे डिसीजन किस पे लेना होगा, मुझे लेना होगा डिसीजन प्रायोरिटी पर। आप सोच के समझ के मुझे बताइए। आप एक चीज देखिए, सपोज एक कंपोनेंट है ए, वो कंपोनेंट मैं बाहर से खरीदता हूं, मेरे को ₹60 का पड़ता है, मैं घर में बनाता हूं मुझे ₹50 का पड़ता है। इसका मतलब मैं एक यूनिट एक ही घर में बनाऊंगा तो मैं ₹10 बचा पाऊंगा। क्लियर है? लेकिन मुझे यह कंसिडर करना है कि मैं इसको, इस ₹10 को बचाने के लिए मैं कितने आवर्स दे रहा हूं, क्योंकि मुझे यहां पर निकालनी है सेविंग पर आवर। मुझे यहां पर क्या निकालनी है, मुझे यहां पर निकालनी है सेविंग्स पर आवर। क्यों ऐसा क्यों निकाल रहे हो सर? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो आवर्स लिमिटेड है मैं उसका बेस्ट टू बेस्ट यूटिलाइज कर सकूं। और आवर्स का अगर मुझे बेस्ट टू बेस्ट यूटिलाइज करना है तो आवर्स के बेस्ट टू बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए मुझे यहां पर मेरी सेविंग इन मैन्युफैक्चरिंग निकालनी होगी, जो कि होगी पर आवर की कैलकुलेशन। तो जिसकी सबसे ज्यादा पर आवर कैलकुलेशन होगी सेविंग, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम प्रायोरिटी पर रखेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को इसको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज से आपके पास अभी, जैसे आपके पास एग्जाम के लिए सपोज आपके पास टाइम बचे हैं 30 डेज, आपके 2 चैप्टर हैं। लेट्स सपोज से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है और एक आपका असाइनमेंट है।
ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से 16 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आता है, जो कि 14 मार्क्स का होता है, और एक क्वेश्चन एटलीस्ट आपको एमसीक्यू में भी देखने को मिल जाता है। तो 16 मार्क्स शॉर्ट है कि आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर से। असाइनमेंट का एक चैप्टर है, उससे भी आपको 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, वो आपको ये मानते हुए चलता हूं कि मैं उसका शॉर्ट क्वेश्चन उसका भी आएगा। वैसे ऐसा है कि आउट ऑफ 5 टाइम्स असाइनमेंट का क्वेश्चंस आपको 4 टाइम्स मिल रहा है। मैं कैटेगरी ए में रख करके चलता हूं असाइनमेंट को, ठीक है। तो अब मुझे यहां पर क्लियरली समझ में आ रहा है, अरे सर अगर मुझे इन दोनों में से एक ही करना है तो सर मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करूंगा। मैंने कहा अच्छा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करोगे? मैंने कहा नहीं कर सकते। क्यों? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को करने के लिए लेट्स से आपको लगेंगे से 10 घंटे, और असाइनमेंट को करने के लिए आपको लगेंगे से 3 आवर्स। अब आपके सपोज से असाइनमेंट के साथ एक और चैप्टर है आपका मैं कहता हूं टाइम सीरीज, वो भी पेंडिंग है, उससे भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और आपके पास इसको 7 मार्क्स को करने के लिए आपके पास आपके जो समय लगता है वो लग जाता है, मैं यूं कहता हूं कि 5 आवर्स, सॉरी 4 आवर्स। अब मैं यूं कहूं अगर आपको कि आपके पास जो समय है वो बड़ा लिमिटेड है, आपके पास यहां पर समय बचता है केवल और केवल 7 आवर्स, आप क्या प्रायोरिटी पे लोगे? अब आप ये मत सोचिए अरे सर 7 आवर्स इसका मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो पूरा ही नहीं हो पाएगा। मैं ऐसे कहता हूं कि अगर आप 7 आवर्स भी दोगे तो इसका 70% आप स्कोर कर सकते हो। मतलब 16 मार्क्स का 70% आप स्कोर कर जाओगे, मतलब कि आपका 10 आवर्स लगते हैं 16 मार्क्स के लिए, तो आप उसको भी कर सकते हो। लेकिन आप क्या देखोगे, सर मेरे पास समय है लिमिटेड, तो मैं चाहूंगा कि हर 1 घंटे में मेरे जो मार्क्स आए ना वो ज्यादा से ज्यादा है। यहां पर देखोगे तो सर इस जगह पर मेरे को 16 मार्क्स लाने के लिए 10 घंटे देने पड़ रहे हैं, इसका मतलब 1 घंटे में 1.6 आवर्स आएंगे। यहां की अगर मैं बात करता हूं तो सर 7 मार्क्स लाने के लिए 3 घंटे देने पड़ते हैं, तो यहां पर 2.33 आवर्स 2.33 मार्क्स पर आवर आएंगे। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर सर मेरे 1.75 आएंगे। तो इसका मतलब आप क्या कहोगे, सर मैं यहां पर मेरा रिजल्ट मैक्सिमाइज करना है तो सर मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चाहे कितना ही इंपॉर्टेंट हो मैं इसको प्रायोरिटी पर नहीं रहूंगा, और मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है मैं एग्जाम के लिए छोड़ करके जाऊंगा, मेरे को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं करना। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपके लिए टारगेट क्या है, आपके पास टाइम लिमिटेड है, तो आप उस टाइम का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हो ताकि आपका रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा आ सके। तो यहां पर मैं आप लोगों को अगर एग्जाम के लिए बात करूं तो मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को आपको समझाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग पर्पज से एक नोट लिखा रहा हूं, और वो आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पज है, आप एग्जाम में नहीं भी लिखोगे तो भी आपका चलेगा। क्या है? सिंस we are having since we are having limited time since we are having limited time to manufacture that is 20,000 hours, hence we cannot make all component so to decide priority since we are having limited time to manufacture that is 20,000 hours, hence we cannot make all components, so to decide priority we will calculate savings
per hour due to manufacturing instead of buying। तो मैं यहां क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर आप लोगों के लिए निकालूंगा प्रायोरिटी। सो सिंस वी आर हैविंग लिमिटेड टाइम टू मैन्युफैक्चर, क्योंकि हमारे पास 20,000 घंटे ही हैं, हैंस वी कैन नॉट मेक ऑल कंपोनेंट, तो हम सारे के सारे कंपोनेंट नहीं बना सकते। तो टू डिसाइड प्रायोरिटी वी विल कैलकुलेट सेविंग पर आवर ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग इंस्टेड ऑफ बाइंग। तो हम लोग वहां से प्रायोरिटी बनाएंगे ताकि हम लोग हमारी मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप यहां पर करेंगे कैलकुलेशन ऑफ रैंकिंग टू मैन्युफैक्चर ऑन प्रायोरिटी। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि प्रायोरिटी पर किसको लेना है किसको नहीं लेना। तो कैलकुलेशन ऑफ रैंकिंग टू मैन्युफैक्चर ऑन प्रायोरिटी, किसको प्रायोरिटी पर लेना है किसको नहीं लेना वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। तो सबसे पहला आ जाएगा यहां पर पर्टिकुलर्स ए बी सी एंड डी। सबसे पहले मैं ऊपर ही ऊपर आप लोगों के लिए लिख देता हूं इसकी बाइंग प्राइस या परचेज प्राइस। और परचेज प्राइस को मैं बोल देता हूं ए। परचेज प्राइसेस आपको क्या दे रखी हैं, 60, 59, 52 एंड 168। ये आपकी परचेज प्राइस हो गई है। अब आप यहां पे लिखेंगे रिलेवेंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और जब मैं बोल रहा हूं रिलेवेंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो मैं यहां पर इररिलेवेंट कॉस्ट कोई सी भी नहीं लेने वाला हूं। सर इररिलेवेंट कौन सी होगी दोस्तों, फिक्स्ड ओवरहेड, वो इररिलेवेंट है। तो यहां पर आप लोगों के लिए डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल है, क्या हो रहा है यार, कल भी ऐसी दिक्कत आई थी इसमें। डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। बस 3 तरह की आपके लिए जो है रिलेवेंट कॉस्ट हैं। और ये कितनी कितनी हो जाएंगी, 37, 27, 25 एंड 44। डायरेक्ट वेजेस की बात कर लेते हैं तो 10, 8, 22, 10, 8, 22 एंड 40। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं तो आ जाएगा 10, 20, 10 एंड 60। ऐसा करने से आप लगा देंगे इसका टोटल। मैं एक लाइन आपके परचेज प्राइस के ऊपर भी खींच देता हूं। और ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब मैं जब टोटल लिखूंगा तो आप ये ध्यान रखेंगे इसमें टोटल में केवल और केवल यही शामिल है। अगर मैं यहां टोटल कर रहा हूं तो इसका मतलब आपके केवल और केवल यही 3 आइटम शामिल हैं। तो टोटल कितना आ जाएगा, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और इस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को मैं नाम दे दूंगा बी। और ये हो जाएगी मेरी 57। इसकी बात कर लेता हूं तो ये हो जाएगी मेरी 55। ये हो जाएगी मेरी 57 और ये हो जाएगी मेरी 144। क्लियर है। अब आपको यहां पर क्या करना है, आपकी परचेज प्राइस आपके पास है, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, आपको इन दोनों में क्या करना है, आपको कंपैरिजन करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कंपेयर करता हूं कि ये 60 में आपका
ये 60 रुपीज़ में परचेज है, बाय करूँगा तो 57 में हो जाएगा, घर में बनाऊँगा तो 3 रुपये सस्ता पड़ेगा। ये 59 में है, 55 है, घर में बनाऊँगा 4 रुपये सस्ता पड़ेगा। ये 52 में है, ये हाँ 57 है। भाई साहब घर में बनाने से भी महंगा पड़ रहा है। तो भैया जिस चीज़ को घर में बनाने से ही महंगा पड़ रहा है तो उस चीज़ को तो मैं घर में बिल्कुल ही नहीं बनाऊँगा, ये तो मेरे को कन्फर्म श्योर हो गया। तो ऐसे केस में मैं क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा यहाँ पर सेविंग ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग, और यहाँ इसके ब्रैकेट में लिख दूंगा कैसे आया, a माइनस बी। तो ये आ जाएगा आपका 3 रुपीज़, ये आ जाएगा 4 रुपीज़, ये आ जाएगा माइनस का 5, और यहाँ आ जाएगा आपका 168 डिवाइडेड बाय माइनस 144, तो आ जाएगा 24। दोस्तों मेरी सेविंग को देखने से मुझे इतना समझ में आ गया कि मेरा जो कंपोनेंट सी है मुझे उसको तो मैं घर में नहीं बनाऊंगा, क्योंकि घर में बनाने से जो चीज़ मेरी महंगी पड़ रही है तो उसमें क्यों तो मैं एफर्ट्स लगाऊं, क्यों कितना काम करूं, मेरे पास ऑलरेडी समय लिमिटेड है। तो मेरे को ये तो कंफर्म शॉर्ट हो गया कि मेरे को प्रोडक्ट सी जो है, कंपोनेंट सी है, वो तो मुझे खरीदना ही नहीं है, मतलब घर में बनाना ही नहीं है, उसे तो मुझे खरीदना ही खरीदना है। तो ये मेरा श्योर हो गया। लेकिन पॉइंट आ गया कि मेरे पास यहाँ पर मेरे को 3 प्रोडक्ट बनाने हैं, प्रोडक्ट ए, बी और डी, और ये 3 प्रोडक्ट मुझे बनाने हैं। अब लेकिन मुझे इन 3 प्रोडक्ट में से कौन से प्रोडक्ट को सबसे पहले बनाना है, क्योंकि मेरे पास समय तो लिमिटेड है। तो समय लिमिटेड है तो मेरे को इनमें से किसको प्रायोरिटी देनी है, ये प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होगी, तो इस प्रायोरिटी को डिसाइड करने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा इसमें डिवाइड। आप देखो 3 रुपए की मेरी सेविंग है, लेकिन इस 3 रुपए की सेविंग को करने के लिए मुझे 1 घंटे का समय इस प्रोडक्ट को देना पड़ेगा। 4 घंटे की सेविंग है, लेकिन मुझे इस 4 रुपए की सेविंग है, लेकिन इस प्रोडक्ट को बनाने में मुझे 2 रुपए लगाने पड़ेंगे। यहां पर अगर मैं बात करूं तो 1 है, लेकिन यहां पे मेरे को इसकी सेविंग लगाने की जरूरत ही नहीं है, मैं यहां पर इसकी कैलकुलेशन करूंगा ही नहीं। यहां पर इसकी आ जाएगी 6। अब आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक चीज सिखाने वाला हूं, एक चीज समझाने वाला हूं। आपको लग रहा होगा प्रोडक्ट ए से 3 रुपए बच रहे हैं, प्रोडक्ट बी से 4 रुपए बच रहे हैं, तो सर 4 को पहले बनाओ। लेकिन आप ध्यान दो, 3 रुपए को बचाने के लिए केवल 1 घंटे का समय लगेगा। इसका मतलब हर 1 घंटे में 3 रुपए कमा के देगा, वो 3 रुपए की सेविंग करके देगा। लेकिन प्रोडक्ट बी को बनाओगे तो 4 रुपए की सेविंग करेगा, लेकिन उसको बनाने में 2 घंटे का समय लगेगा, तो वो हर घंटे में केवल 2 रुपए कम सेव करके देगा। तो इसका मतलब प्रायोरिटी ए को देनी है इंस्टेड ऑफ बी, ध्यान रखिएगा। और ये आपने क्या लिखा, आवर्स पर यूनिट, और आप यहां पर क्या करेंगे, आवर्स पर यूनिट का जैसे ही डिवाइड लगा देंगे तो आपके पास आ जाएगा ये कल वाली परेशानी दे रहा है मेरे को, जैसे कल परेशान हुआ था ना मैं। अब यहां से आपके पास आ जाएगा सेविंग पर आवर। क्या आ जाएगा दोस्तों, क्या चाह रहे हो भाई, लॉक नहीं लग रहा है क्या? यहाँ आ जाएगा आपके पास सेविंग्स पर आवर, और यह आ जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ तो सेविंग है ही नहीं तो डैश, और यहाँ पर 4। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, प्रायोरिटी किसको दोगे आप, मैन्युफैक्चरिंग में प्रायोरिटी किसको दोगे? प्रायोरिटी टू मैन्युफैक्चर। अगर मैं प्रोडक्ट ए को घर में बनाऊंगा तो वो मुझे 1 घंटे के 3 रुपए बचा के देगा, प्रोडक्ट बी को घर में बनाऊंगा तो वो 1 घंटे के 2 रुपए मुझे बचा के देगा, प्रोडक्ट डी को घर में बनाऊंगा तो वो मुझे 4 रुपए पर घंटे सेव करके देगा। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, भाई साहब आप सबसे पहला जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट डी को घर में बनाओ, क्योंकि अगर इसको बाहर खरीदोगे तो ये बाहर ज्यादा महंगा मिल रहा है। आप देखो यहां पर आपको 24 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे अगर आप बाहर से बनाकर बाहर से परचेज करोगे तो सबसे पहले तो इसको घर में बनाओ जो बाहर से महंगा पड़ रहा है। तो जो बाहर महंगा पड़ रहा है उसको पहले घर में बनाएंगे ना हम। आप खुद सोच के देखो ना, आपके पास आपको घर में क्या था, आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं,
आपके फ्रेंड्स ने बोला कि यार देख यार आज हम तेरे घर आ रहे हैं, तेरे घर पे पार्टी करने आएंगे, तो यार तू ना आज एक काम करना, एक तो हमारे लिए तू बनवा लेना घर पर छोले भटूरे बनवा लेना, एक पाव भाजी बनवा लेना, और यार एक काम करना कुछ स्वीट्स में ना कुछ स्वीट्स वगैरह कुछ बना लेना, गुलाब जामुन बनवा लेना। अब आपने क्या किया, आपने अपने घर में अपनी मम्मी को बोला, मम्मी मेरे दोस्तों ने ना 3 चीजें बनवाने के लिए बोला है आपको, एक तो छोले भटूरे बना दो, एक पाव भाजी बना दो, एक गुलाब जामुन बना दो। मम्मी ने कहा कि भाई मैं अकेली हूं, मेरे पास समय नहीं है इतना कि मैं ये तीनों चीजें बना सकूं। अब तीनों चीजें नहीं बना सकते तो अब आपको, मम्मी ने कहा कि इन तीनों में से कोई भी 2 चीज मैं बना सकती हूं, एक चीज तेरे को बाहर से लानी होगी। तो हम क्या देखेंगे, अब हम कॉस्ट इफेक्टिव चीज देखेंगे, जो चीज बाहर महंगी मिल रही है ना उसको घर में बनाओ, उसको सबसे पहले घर में बनाओ। हमको पता चल रहा है कि अरे यार घर में बनाएंगे पाव भाजी 100 रुपए की पड़ेगी, बाहर से पाव भाजी लेके आएंगे 200 रुपए की पड़ेगी, 100 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। गुलाब जामुन घर में बनाओगे 100 रुपए के पड़ेंगे, बाहर से लाओगे 150 रुपए में पड़ेंगे। तो अपन क्या देखेंगे, यार गुलाब जामुन को बाहर से ले आते हैं क्योंकि 50 रुपए तो एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, लेकिन पाव भाजी तो घर में बनाते हैं, या छोले भटूरे तो घर में बनाते हैं, घर में बनाने से 100 रुपए बचेंगे। अगर इस आइटम को घर में नहीं बनाया ना तो 100 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे बाहर। तो इसलिए जो आइटम बाहर सबसे महंगा मिल रहा है ना उसको हम लोग पहले घर में प्रायोरिटी पर मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई, ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी हो गई, और ये आपकी थर्ड प्रायोरिटी हो गई। डन। अब इनके बेसिस पर आपको क्या करना है कि कैलकुलेशन कर देनी है कि कौन सी आपका प्रोडक्ट घर में बन रहा है और कितनी कितनी यूनिट्स बन रही है। आइए जी, अब हम लोग यहां पे लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन 20,000 आवर्स। हमारे पास 20,000 आवर्स ही है, क्लियर है। तो उसके अंदर हमारे को बनानी है, एक कॉलम बना देंगे हम पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम बना देंगे हम लोग हमारा यूनिट्स का, एक कॉलम हो जाएगा हमारे आवर्स पर यूनिट का, और एक हो जाएगा कॉलम हमारे पास टोटल आवर्स का। डन। आइएगा, सबसे पहले मैं यहां लिख दूंगा मेरे पास अवेलेबल आवर्स। मैं आपको बता दूं एग्जाम में आपको ये जो प्रोडक्ट सी है ना, कंपोनेंट सी, इसके लिए एक नोट लिख करके आना होगा आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इसमें नोट लिख के आना पड़ेगा, सिंस परचेज प्राइस ऑफ कंपोनेंट सी इज लेसर देन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या इज लोअर देन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सी, हेंस वी विल हैव टू परचेज कंपोनेंट सी फ्रॉम ओपन मार्केट ओनली। ठीक है ना, तो वो हमें ओपन मार्केट से ही बाय करना पड़ेगा। तो हमारे पास टोटल आवर्स अवेलेबल हैं जी 20,000। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेस करेंगे मैन्युफैक्चर फर्स्ट रैंक कंपोनेंट, और फर्स्ट रैंक का कंपोनेंट कौन सा है, कंपोनेंट डी। अब डी की आप चेक करो, डी की रिक्वायरमेंट्स कितनी है सर, डी को बनाने में डी की रिक्वायरमेंट है 2800 यूनिट्स। ठीक है, एक यूनिट को बनाने में लगते हैं सर 6 आवर्स। तो टोटल आवर्स कंज्यूम्ड कितने हो जाएंगे, 2800 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 16,800 आवर्स आपके यहां पर यूज हो जाएंगे। ऐसा करते ही अब आप यहां से क्या करेंगे, लेस कर देंगे, आपके पास आ जाएगा बैलेंस आवर्स। बैलेंस आवर्स की बात कर लेते हैं, तो वो बैलेंस आवर्स आ जाएंगे आपके पास 3200। अब आप जाओगे किस पर, अब हम बनाएंगे जी मैन्युफैक्चर सेकंड रैंक कंपोनेंट, और ये सेकंड रैंक कंपोनेंट है हमारा कंपोनेंट ए। अब आप पहले चेक करो कि क्या कंपोनेंट ए की रफली इन द सेंस कैलकुलेटर पर चेक कर लो कि क्या ए की पूरी रिक्वायरमेंट बन रही है। सर ए को बनाने में 2000 यूनिट चाहिए और एक यूनिट को बनाने में 1 घंटा लगता है, तो सर 2000 आवर्स चाहिए, हमारे पास अवेलेबल है। इसका मतलब ए की पूरी यूनिट्स बन जाएंगी। तो यहां पर 2000 आवर्स आपकी यूज हो गए। अब आपके पास आ जाएगा बैलेंस आवर्स, और ये बैलेंस आवर्स आपके यूज आएंगे
टू बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग रैंक 3, और रैंक 3 किसकी है? बी की। बैलेंस आर्स हैं जी आपके पास 1200। एक यूनिट को बनाने में 2 घंटे का समय लगता है, तो जी आपके पास यहां पर 600 यूनिट्स आप प्रोडक्ट बी की बना पाओगे। कैसे आया? टोटल आवर्स हैं 1200, एक यूनिट को बनाने में 2 घंटे का समय लगता है, तो 600 यूनिट बना पाओगे। बाकी बची हुई का क्या करें सर? बाकी बची हुई जो आपकी यूनिट्स हैं वो यूनिट्स हैं आपकी 3500 टोटल, तो बाकी बची हुई जो है आपको बाय करनी पड़ेगी। तो आप यहां लिख देंगे बैलेंस 2900 यूनिट्स। आपको ये बताना भी पड़ेगा 2900 कैसे आया। रिक्वायरमेंट थी 3500 की, 600 यूनिट आपने घर में बना लिए, तो बैलेंस 2900 यूनिट्स विल बी परचेज्ड फ्रॉम मार्केट। तो बैलेंस जो है 2900 यूनिट्स वो हम लोग मार्केट से बाय करेंगे ऑफ कंपोनेंट बी। तो कंपोनेंट बी की हम लोग बैलेंस यूनिट जो है वहां से बाय करेंगे। सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो आपको यहां पर सॉल्यूशन दिया हुआ है क्या? चेकआउट करवा देता हूं आपको। मैंने वैसे बुक में आपको सॉल्यूशन दिया है। कंपोनेंट्स एंड देयर क्वांटिटी जो है वो आपको यहां पर दे रखी है। कंपोनेंट्स एंड क्वांटिटी टू बी मैन्युफैक्चर्ड 20,000, तो आ जाएगा फर्स्ट प्रोड्यूस करेंगे 16,800 घंटे आपके डी के अंदर यूज हो जाएंगे, 2000 घंटे वहां यूज हो जाएंगे, 1200 यूनिट आवर्स वहां यूज हो जाएंगे। सो इन 20,000 आवर्स ऑफ प्रेस टाइम अवेलेबल ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपोनेंट डी एंड ए एंड ओनली 600 यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट बी कैन बी मैन्युफैक्चर। बैलेंस रिक्वायरमेंट जो है बी की वो आपको बॉट करनी पड़ेगी या मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा सेकंड शिफ्ट में। ये इन्होंने ऑप्शन दे दिया पॉइंट नंबर 1 से। अब इन्होंने पॉइंट नंबर 2 में पूछा कि क्या आपकी जो बैलेंस कंपोनेंट है, अब आपको ये तो पता है कि देखो हमारे को सी तो घर में बनाना ही नहीं है, सी को तो घर में बनाना है ही नहीं। हमारे पास ऑप्शन है केवल और केवल ये 2900 यूनिट्स जो बी की हैं, इसके बारे में डिस्कशन करना है कि क्या ये 2900 यूनिट्स हम घर में बनाएं सेकंड शिफ्ट लगा करके या इसे बाहर से परचेज करें। तो आइए अब इसको हम लोग इवेल्युएट कर लेते हैं कि हमारे को घर में बनाना सही है या बाहर बनाना सही है, ये एक बार इवेल्युएट कर लेते हैं। ठीक है जी, आइए अब आ जाएंगे इसके सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट में मैं यहां पर सबसे पहले आपके लिए कैलकुलेट कर देता हूं। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इन सेकंड शिफ्ट। क्लियर है? अब आपको यहां पर देखो ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन ने बाइंग प्राइस तो आपको दे ही रखी है, तो वो तो हम डायरेक्टली सीधा कुल मिलाकर के 2900 यूनिट्स को रेट है 59 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बाइंग कॉस्ट तो वैसे आ जाएगी, मतलब परचेज कॉस्ट तो डायरेक्टली आ जाएगी। बात कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आपने देखा होगा, अब ये जो भी ऊपर से लिखा मेरा मिटन गया, कोई बात नहीं, मैं तो फिर भी अब वापस नहीं लिखूंगा। तो भैया आपके लिए वेरिएबल कॉस्ट देखिएगा, आप यहां पर हमने कैलकुलेट किया हुआ है 55 रुपीज है। क्लियर है? क्वेश्चन ने कहा था कि अगर आप सेकंड शिफ्ट में काम कराओगे ना हमसे, तो सेकंड शिफ्ट में क्या होगा कि जो वेजेस है ना वो हमारी 25% से बढ़ जाएगी। 25% से वेजेस बढ़ने का मतलब हो गया जी, वेजेस जो 8 रुपए की थी वो 8 रुपए की जगह 10 रुपए हो जाएगी, मतलब 2 रुपए आपकी बढ़ जाएगी। तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि 55 में मैं 2 रुपए डायरेक्टली ऐड कर दूं? कैसे, आइएगा सॉल्यूशन करते समय कैसे लिखना है। लिख रहा क्या हूं, हो रहा क्या है, समझ नहीं आ रहा है।
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ बी 57 एड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ बी नॉर्मल शिफ्ट 57 प्लस एडिशनल डायरेक्ट वेजेस ड्यू टू सेकेंड शिफ्ट 8 मल्टीप्लाई बाय 25%, तो ये हो जाएगा ₹2। तो ये हो गई जी आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इन सेकेंड शिफ्ट, वो हो जाएगा आपका 59। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 2900 यूनिट्स 59 मल्टीप्लाई बाय 2900 171, सॉरी 57 था 55 था 55, ओप्स सॉरी 55 था, तो ये हो जाएगा 57 और 57 मल्टीप्लाई बाय 2900, तो ये आ जाएगा 165300। लेकिन अब आप ध्यान से देखिएगा, ऐड करेंगे एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट, आप यहां पर आर्स रिक्वायर्ड निकालेंगे ब्रैकेट में, और वो कितने आएंगे, एक यूनिट को बनाने में 2 घंटे, तो 2900 यूनिट्स को बनाने में 5800 आवर्स। क्वेश्चन ने कहा था 1000 आवर्स और पार्ट देयर ऑफ, मतलब कि 1000 आवर्स यूज किया तो 500 रुपए, 2000 आवर्स यूज किया तो 1000, 3000 किया तो 1500, 4000 किया तो 2000, 5000 किया तो 2500, 6000 किया तो 3000, मतलब 5000 से 6000 के बीच में भी किया तो भी 3000। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा 1000 आवर्स और पार्ट देयर ऑफ, तो और पार्ट देयर ऑफ तो मतलब आपके लिए यहां पर 5800 जो आवर्स हैं, तो यहां पर आपको 5000 आवर्स के तो 2500 हो गए, ये 800 जो आवर्स हैं इसके भी पूरे 500 रुपए ही लगेंगे, तो इसके लिए आपके एडिशनल जो हैं वो 3000 आवर्स हो गए हैं आपके, सॉरी 3000 रुपए हो गए हैं। तो ये लो जी, ऐसा करके आपके पास आ गई है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और ये हो गई आपकी 1,68,300। अब आप यहां पे लिख देंगे टोटल परचेज कॉस्ट, और परचेज की जो रेट है वो आपको क्वेश्चन में दे रखी है @59, तो वो आ जाएगा आपका 59 मल्टीप्लाई 2900 171,100। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको इसको देख करके क्या लग रहा है, आपको बाय करना चाहिए या मैन्युफैक्चर करना चाहिए? सर मुझे तो इसको देख करके ये लग रहा है कि सर आपको यहां से परचेज नहीं करना चाहिए, मैन्युफैक्चर ही करना चाहिए। तो यही आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। चेकआउट कर लेते हैं। मैंने यहां पर टोटल कॉस्ट निकाली 168,300 की, 171,100 का आपका परचेज प्राइस, 2800 का लॉस होगा अगर आप बाय करेंगे तो सिंस कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बैलेंस क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट बी इन 29 that is 2900 in second shift is less by rupees 2800, it is profitable to make it on a second shift basis instead of buying it from outside supplier। तो बाहर वाले से परचेज करने की जगह आप सेकंड शिफ्ट लगा करके घर में परचेज कर लो, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियबल रहेगा। आई नो इस क्वेश्चन को करने में हमारे को 45 मिनट्स का समय लगा, बट मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सम आप लोगों को
एक्सट्रीम क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर ये क्लियर हो गया तो क्या मैं अगले एक क्वेश्चन की ओर बढ़ जाऊं? मैं अगले एक क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता हूं, जो कि क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12। और ये जो क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा दोस्तों, ये आप लोगों के लिए आया था जून 2024 के अंदर 14 मार्क्स का न्यू सिलेबस, दैट मीन सिलेबस 2024 के अंदर ही। तो सिलेबस 2024 के अंदर ही ये सम आया था। तो अब हम उस सम को डिस्कस करने जा रहे हैं विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट नाउ। हम लोग, क्योंकि आप लोगों का समय बड़ा कीमती है ना, मैं तो क्या हूँ, मैं तो ठाला हूँ, कैमरे के आगे बोलना है, आप लोगों को सॉल्व कराना है, हो गया मेरा काम। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं बस केवल और केवल एक छोटा सा पानी का ब्रेक ले लेता हूँ। और वो ब्रेक मेरे लिए तो ब्रेक होगा 5 मिनट का, आप लोगों के लिए ब्रेक होगा केवल और केवल 1 सेकंड का। क्योंकि मेरे को क्या करना है, मेरे को सिंपली पोज एंड प्ले करना है, दैट्स इट। तो मैं पोज कर रहा हूँ। ऑल्दो मैंने बोला कि 5 मिनट का ब्रेक लूंगा, लेकिन मैंने रियल में केवल और केवल 15 सेकंड का ब्रेक लिया, ओनली पानी पिया, दैट्स इट। चलिए जी, तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। वैसे ये क्वेश्चन बहुत आसान था, 14 मार्क्स डिजर्व नहीं करता था। मतलब समवेयर अगर मैं यूं बात कहूं कि ये क्वेश्चन अगर आपको 7 मार्क्स में पूछ लेता, थोड़ा सा कट शॉर्ट करके, तो भी आपका काम हो जाता। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। जून 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। Zora Limited is currently manufacturing 5,000 units of product ZN annually, making full use of its machine capacity। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन का कहना है जोरा लिमिटेड करके एक कंपनी है जो कि करंटली क्या कर रही है, 5,000 यूनिट्स बना रही है। ZN100 करके कोई इनका प्रोडक्ट है, उसके 5,000 यूनिट्स बना रही है। ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसके आगे वाली लाइन, एनुअली मेकिंग फुल यूज ऑफ इट्स मशीन कैपेसिटी। मतलब ये 5,000 यूनिट्स जो बना रही है, इस 5,000 यूनिट्स में इसकी पूरी की पूरी कैपेसिटी यूज हो गई है। ये इसका काम हो गया जी फ्री, मतलब इनके लिए फुल मशीन कैपेसिटी यूज हो गई है इस 5,000 यूनिट को बनाने में। दिस सेलिंग प्राइस एंड टोटल कॉस्ट पर यूनिट एसोसिएटेड विद ZN100 के लिए आपको सेलिंग प्राइसेस दे रखी है और कॉस्ट एसोसिएटेड है वो दे रखी है। डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, वेरिएबल मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखी है जो कि है ₹10 पर मशीन आवर। पहली बात तो यहाँ करेक्शन है, हमारे टाइपिस्ट ने इसको 10 कर दिया, ये बेसिकली 100 है। तो आप लोगों की बुक में या आप लोगों ने प्रिंट आउट निकाला हो तो प्रिंट आउट में इसको 100 कर लीजिएगा। ऑल्दो वैसे इसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप इसको ₹10 से भी सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। बस अंतर इतना सा होगा, जो चीजें 4 आनी चाहिए वो 40 आ जाएगी, जो 40 आनी चाहिए वो 400 आ जाएगी। तो भैया इंस्टीट्यूट के लेवल पर तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना मांगता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट अगर 10 देगा तो 10 से सॉल्व करेंगे, 100 देगा तो 100 के हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर भी मैं इसको 100 के हिसाब से सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट आपको दे रखी है, मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आपको दे रखी है, टोटल कॉस्ट 730, 170 का ऑपरेटिंग इनकम बता दी 1 यूनिट से। अब इन्होंने यहां पर देखो डायरेक्ट मटेरियल, वो तो हमें पता है कि वेरिएबल कॉस्ट होता है, वेरिएबल मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट ये इन्होंने खुद ने बता दिया कि वेरिएबल है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट और मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, इन दोनों में इन्होंने ये नहीं बताया कि वेरिएबल कितना है, फिक्स्ड कितना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है जोरा लिमिटेड कैन सेल एडिशनली 3,000 यूनिट्स ऑफ ZN100। जो जोरा लिमिटेड है ना, ये एडिशनली क्या कर सकता है, आपके 3,000 यूनिट्स और सेल कर सकता है। अरे भाई तुम तो सेल कर सकते हो, हम बना ही नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन ने ऊपर कहा जो 5,000 यूनिट हमने बनाई है ना, वो 5,000 यूनिट्स हमने हमारी पूरी कैपेसिटी यूज कर दी। इफ इट कैन आउटसोर्स दोज एडिशनल यूनिट्स, क्वेश्चन ने कहा अगर ये, क्योंकि ऑब्वियस बात है हम तो घर में बना नहीं सकते, तो हमको आउटसोर्स करके बनवाना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि हम जोरा लिमिटेड जो है वो 3,000 यूनिट्स और बेच सकती है, मतलब उसकी सेलिंग कैपेसिटी, या मैं यूं कहूं उसकी टोटल डिमांड जो है ना ZN100 की, वो 5,000 प्लस 3,000 टोटल 8,000 यूनिट्स वो बेच सकता है। AOB लिमिटेड इज सप्लायर ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट, कोई कंपनी है AOB लिमिटेड जो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट सप्लाई करता है, हैज एग्रीड टू सप्लाई अप टू 6,000 यूनिट्स ऑफ ZN100। वो कहता है कि मैं भाई साहब मैं आपको 6,000 यूनिट तक ZN100 की आपको डिलीवर कर सकता हूं एट ए प्राइस ऑफ 650 पर यूनिट, डिलीवर्ड एट जोराज फैक्ट्री। कि मैं जोरा की फैक्ट्री पर, जो जोरा करके कंपनी है, मैं आपको आपकी फैक्ट्री तक 650 रुपए में माल ला करके दे दूंगा। उसके बाद आपको जिसको बेचना उसको बेच देना, मैं 6,000 यूनिट आपको दे सकता हूं।
अब मुझे एक चीज बताओ, सबसे पहला तो ये क्लियर करो कि टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है। सर 5000 यूनिट तो अभी हम लोग ऑलरेडी बेच रहे हैं और एडिशनली 3000 की और डिमांड है, दैट मीन्स 8000 यूनिट की डिमांड टोटल मार्केट हमसे डिमांड कर रहा है, जिसमें से एक एओबी लिमिटेड है। ये कौन है यार, एओबी लिमिटेड करके है। ये एओबी लिमिटेड क्या है आपका, बेसिकली ये एओबी लिमिटेड आपका सप्लायर है क्वालिटी प्रोडक्ट का, और ये आपको कहता है कि मैं 6000 यूनिट आपको डिलीवर कर सकता हूं। कोई अर्जेंट ही कॉल है, एक सेकंड। कंपनी वाले भी ऐसे फोन करते हैं भाई बार बार। चलिए, तो आप लोगों को यहां पर इन्होंने बता दिया कि टोटल 5000 प्लस 3000 8000 की डिमांड है, जिसमें से 6000 ये अकेला फुलफिल कर देगा आपको। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, तो दैट मीन्स हम रिलाई भी कर सकते हैं। जोरा लिमिटेड कैन यूज इट्स फैसिलिटी टू प्रोड्यूस एन ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट। अब आपको पता है आपकी टोटल रिक्वायरमेंट 8000 की है, उसमें से 6000 ये फुलफिल कर सकता है, तो हम हमारी कैपेसिटी को किसी ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट पर भी यूज करने का ट्राई कर सकते हैं। देखेंगे अगर ये वाला ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा तो पहले इसको बनाएंगे, जैसा भी होगा देख लेंगे। तो जोरा लिमिटेड कैन यूज इट्स फैसिलिटी टू प्रोड्यूस ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट ZN200 करके कोई प्रोडक्ट है वो। इट कैन सेल अप टू 12000 यूनिट ऑफ ZN200 एनुअली। 12000 यूनिट जो है ZN200 की वो आप बना सकते हो, मतलब ZN100 ऊपर था, ये 200 है। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस एंड टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑल सेल 12000 यूनिट्स आर एज फॉलोज। आपके लिए जो ZN200 है उसके बारे में डिटेल, मटेरियल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग, अगेन यहाँ पर भी 10 की जगह 100 होगा। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और इसका प्रॉफिट इन्होंने दे रखा है। इसके अलावा आगे की इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात करते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द ऑपरेशन ऑफ जोरा लिमिटेड इज एज फॉलोज। अब आइएगा नीचे, इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़िएगा, इसके बेसिस पर ही आगे का डिस्कशन होगा। जोरा लिमिटेड यूज मशीन आवर्स एज द बेसिस फॉर असाइनिंग फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। जोरा लिमिटेड जो है ना, ये आपके क्या करता है बेसिकली, जस्ट ए सेकेंड। तो यहां पर क्वेश्चन कहता है कि जोरा लिमिटेड जो है ना वो यूज कर रहा है मशीन आवर्स एज द बेसिस फॉर असाइनिंग फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ध्यान से सुनिएगा, जोरा लिमिटेड जो है ना वो क्या यूज कर रहा है, मशीन आवर को एज ए बेसिस यूज कर रहा है फॉर असाइनिंग फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को। द फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड फॉर द करंट ईयर इज 3 लाख। और क्वेश्चन ने कहा जो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है वो 3 लाख रुपए है करंट ईयर का। These cost will not be affected by product mix decision। और ये जो कॉस्ट है इसका प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन से कोई मतलब नहीं है। प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन से मतलब से क्या मतलब है कि आप चाहे ZN100 बनाओ, चाहे ZN200 बनाओ, चाहे ये यूनिट ज्यादा बनाओ, चाहे ये यूनिट कम बनाओ, ये 3 लाख रुपए था, 3 लाख रुपए ही रहेगा। वेरिएबल मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पर यूनिट फॉर वेरियस प्रोडक्ट आर एज फॉलोज। आपको वेरिएबल मार्केटिंग, आपको मैंने कहा था ना कि देखो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में नहीं बताया कि वेरिएबल है कि फिक्स्ड है, मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नहीं बताया कि वेरिएबल है कि फिक्स्ड है। इन्होंने कहा कि देखो साहब मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हमने आपको नोट नंबर 1 दे दिया और नोट नंबर 2 में हमने वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली निकाल के बता दी आपको कि मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की कितनी है। तो मैन्युफैक्चर ZN100 80, परचेज ZN100, अगर आप ZN100 को परचेज करोगे तो भी लगेगा। क्यों, आप ध्यान से सुनो। एओबी लिमिटेड ने कहा था कि हम आपकी फैक्ट्री पर माल दे देंगे। अब फैक्ट्री पर माल दे देंगे, उसके बाद में आपको डिलीवर करने का काम, मार्केटिंग करने का काम वो आपका है सब। तो परचेज करोगे तो भी आपके 40 रुपए लगेंगे। यहां पर आपके 80 रुपीज लग रहे थे मैन्युफैक्चरिंग के केस में, मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन अगर आप परचेज करोगे तो भी 40 रुपीज लगेंगे। और मैन्युफैक्चर ZN200, अगर आप ZN200 मैन्युफैक्चर करते हो तो ZN200 के मैन्युफैक्चर करते समय जो है वो आपके 60 रुपीज लगेंगे ही लगेंगे। आगे चलिएगा। फिक्स्ड मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट फॉर द करंट ईयर इज 6 लाख। आपको फिक्स्ड मार्केटिंग का एक्सपेंसेस दे रखे हैं 6 लाख रुपए। दीज कॉस्ट विल बी अफेक्टेड बाय द प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। और ये जो कॉस्ट है ना ये आपकी प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन से अफेक्ट होंगी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो फिक्स्ड मार्केटिंग के खर्चे हैं, पहली बात इस जगह पर इस पर्टिकुलर पॉइंट का कहीं यूज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इस क्वेश्चन ने आपसे प्रॉफिट निकालने के लिए बोला ही नहीं। हाँ, अगर ये क्वेश्चन आपसे प्रॉफिट निकालने के लिए बोलता तब उस केस के अंदर डेफिनेटली हम लोग इसके प्रोडक्ट मिक्स के बेसिस पर इसको चेंज करते कि हाँ भैया इस वाले प्रोडक्ट के अंदर इतने आवर्स लग रहे हैं इसलिए इसके अंदर इतनी कॉस्ट लग रही है, उसके बेसिस पर हम लोग इसको सेग्रीगेट करते। लेकिन वो जब चीज कर ही नहीं रहे हैं तो हम क्यों इसके ऊपर उलझेंगे। सीधा आइए क्या रिक्वायरमेंट पर। क्वेश्चन कहता है एनालाइज करिएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बिटवीन मैन्युफैक्चर ZN100 एंड मैन्युफैक्चर ZN200। मतलब आप हमें ZN100 बनाएंगे तो क्या कंट्रीब्यूशन आएगा, ZN200 बनाएंगे तो क्या कंट्रीब्यूशन आएगा, वो बताओ। पहला पॉइंट।
एनालाइज करो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बिटवीन मैन्युफैक्चर ZN100 एंड परचेज ZN100। दूसरे केस में मतलब जो इन्होंने पहले केस में तो क्या बोला, दोनों का मैन्युफैक्चरिंग बताओ, दूसरे केस में 100 का मैन्युफैक्चरिंग और 100 का परचेज बताओ। तो 100 का मैन्युफैक्चरिंग तो ऑलरेडी हम ऊपर कैलकुलेट करके आए हुए होंगे, वो एज इट इज चिपका देंगे, और परचेज का अलग से निकाल देंगे। फिर इसके बाद में बोलता है कैलकुलेट करो क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट दैट जोरा लिमिटेड शुड मैन्युफैक्चर एंड और परचेज टू मैक्सिमाइज ऑपरेटिंग इनकम। क्वेश्चन ने कहा कि आप तो जोरा लिमिटेड को कितनी क्वांटिटी मैन्युफैक्चर करनी है, कितनी परचेज करनी है, वो क्वांटिटी बता दो बस केवल, ताकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। मतलब आप देखो यहां पर इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कैलकुलेट द क्वांटिटी। इसका मतलब इन्होंने केवल और केवल क्वांटिटी कैलकुलेट करने बोला है, तो बस हमारा काम हो जाएगा। ऑपरेटिंग इनकम इन्होंने पूछी नहीं है। आइए जी सॉल्व कर देते हैं। अब पॉइंट आता है सर सॉल्व करोगे कैसे? तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टास्क होगा ना दोस्तों, वो है हमारे आर्स की कैलकुलेशन की। आर्स कितने क्या लग रहे हैं हमारे। भाई साहब मैं यहाँ पर मेरे सॉफ्टवेयर से दुखी हो गया हूँ। इस सॉफ्टवेयर के ये जो विदेशी सॉफ्टवेयर होते हैं ना, इनको चलाना बड़ा टिपिकल काम है। इनको मेल कर करके तो इनके अंदर वो लेके आओ कि साहब हमारे अंदर ये परेशानी आ रही है, फिर वो मेल के जवाब देंगे, वो अपने को समझ में नहीं आएगा। तो इससे बढ़िया है अपन इसको थोड़ा धीरे धीरे चला लें। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 12। मुझे लगता है कि मुझे इस लैपटॉप को बंद करके चालू करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ेगा। चलिए जी, तो सबसे पहला जो हम करेंगे वो करेंगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ आवर्स पर यूनिट ZN100 ZN200। ध्यान से देखेंगे अगर तो वेरिएबल मशीनिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है उसमें आपको अमाउंट दे रखा है पर यूनिट का और आर्ली रेट दे रखी है। तो अभी जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया उसी से हमारी आर्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम यहां पर निकालने लिखेंगे वेरिएबल मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो एक यूनिट को बनाने में 150 और एक यूनिट को बनाने में 50। डिवाइड लगा दोगे आप आपकी आर्ली रेट से। आर्ली रेट है आपकी 100, बुक में चेंज कर लेंगे, 10 की जगह 100 कर लेंगे। तो ऐसे करके आपके पास आर्स पर यूनिट आ जाएगा और ये आ जाएगा 1.5 और ये आ जाएगा 0.5। अब आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन ने आपको कहा था कि साहब हम प्रेजेंटली जो है वो हमारी फुल मशीन कैपेसिटी यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं प्रेजेंटली फुल मशीन कैपेसिटी यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब मेरी टोटल मशीन कैपेसिटी क्या आएगी? सिंस क्या नाम है कंपनी का? जोरा। सिंस जोरा लिमिटेड इज यूजिंग full machine capacity at 5000 units of ZN100, hence machine capacity will be 5000 multiply by 1.5 is equal to 7500 आवर्स। तो हम ये कह सकते हैं साहब, ऑल्दो थोड़ी हैंड राइटिंग मैंने थोड़ा फास्टली लिखा सर, कौन सा आप धीरे लिखते तो कौन सी आपकी अच्छी होती है ना, कोई बात नहीं, फिर भी दिख रही है, समझ में आ रही है ना।
एग्जामिनर ने चेक कॉपी चेक करने में समझ लिया, आप यहाँ तो आपको पैसे दे करके समझ रहे हो, है ना। तो यहाँ पर सिनेरियो क्या हुआ कि भैया टोटल 5000 यूनिट है, 1.5 आवर्स एक यूनिट को बनाने में, तो टोटल 7500 आवर्स। अब आप ध्यान से देखिएगा, आपको पॉइंट नंबर 1 में क्वेश्चन ने कहा था कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, वो है 3 लाख रुपए। और क्वेश्चन का कहना था कि मशीन आर एज द बेसिस फॉर असाइनिंग फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हम लोग यूज करते हैं। तो अगर फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को असाइन करने के लिए हम लोग मशीन आवर्स यूज करते हैं, तो पर मशीन आवर रेट निकाल लेंगे क्या? तो आइए, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर आर कितना होगा? 3 लाख डिवाइडेड बाय 7500 आवर्स इज इक्वल टू 40। तो ये हो जाएगा आपका फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर आवर ₹40। इससे क्या होगा? इससे हम लोग निकाल लेंगे फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर यूनिट ZN 100 और ZN 200। अब आपके पास फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एक यूनिट का आ जाएगा, तो बाकी बचा हुआ बैलेंस क्या होगा? सर बाकी बचा हुआ बैलेंस आपका वो हो जाएगा आप लोगों के लिए, इसका क्या हो जाएगा? वेरिएबल। तो सिंस आप लोगों को पता है कि ZN 100 को बनाने में 1.5 आवर्स लगते हैं, तो यह आ जाएगा आपका मेरे को एक तो आज ना इस सॉफ्टवेयर ने बड़ा मजे ले लिए मेरे आज। 1.5 आवर्स एट द रेट 40 और 0.5 आवर्स एट द रेट 40, तो ये हो जाएगा 60 रुपीज़ और यहाँ हो जाएगा 20 रुपीज़। अब आपके पास वेरिएबल फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर यूनिट है, तो वेरिएबल आ जाएगा। और मार्केटिंग के केस में उन्होंने खुद ने क्वेश्चन ने ही वेरिएबल पोर्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अब आप यहां पर इजीली निकाल सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ZN 100 एंड मैन्युफैक्चरिंग ZN 200, दोनों के केस में बनाना है। एक कॉलम बना देंगे पर्टिकुलर्स का। क्या हो रहा है यार इसका, यार सीरियसली अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। पर्टिकुलर्स ZN 100 और ZN 200। आदमी इतना इरिटेट हो जाता है ना, सीरियसली ऐसा लगता है बस इसको फोड़ दो साले को। फोड़ूंगा नहीं भाई, महंगा है बहुत। सेल, बस मैं अब इसमें छोटा छोटा लिखना चालू करूँगा ताकि आप लोगों को तो समझ में आ जाए और मेरे को ज़्यादा लिखना ना पड़े। सेलिंग प्राइस इसके केस में 900 और इसके केस में 600। लेस करूँगा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, एक आ जाएगा वेरिएबल मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक आ जाएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल
कॉस्ट में लिख रहा हूँ, अब एक मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी, मेरे को एक बार पॉज ही करना पड़ेगा। वैसे मैंने कुछ खास किया नहीं है, बस बंद करके चालू किया है, कुछ छोटी मोटी सेटिंग्स चेंज की हैं, आई विश कि अब दिक्कत ना आए। फिर आ गया आपका मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट और एक आ जाएगा आपका मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। दोस्तों डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन ने ऑलरेडी दे रखा है, इसके केस में 200, इधर आपको वेरिएबल मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखी है 150। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों आपने कैलकुलेट किया है, ऊपर 60 रुपीज आ रही है ZN100 की, तो आपका टोटल 180 है, तो 180 माइनस 60, तो ये आ जाएगा 120। और M&A मतलब कि मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैन्युफैक्चरिंग के केस में 80 रुपीज़ उन्होंने खुद से दे रखा है। यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर 200 मटेरियल बिल्कुल सेम है, मशीन ऑपरेटिंग 50 ऑलरेडी दिया हुआ है, और आपके लिए यहाँ पर 20 रुपीज़ की आया था, तो 60 माइनस 20 का फिक्स काट लेंगे आप, तो बाकी बचा हुआ वेरिएबल। और यहाँ आपको क्वेश्चन ने ऑलरेडी दिया हुआ है आपके लिए, और वो है आपका 60 लीजिए। और ऐसा करके आपको इसमें से लेस कर देना है, लेस करने से आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 900 माइनस 200 माइनस 150 माइनस 120 माइनस 80, 350। आंसर मैच होना चाहिए, मैच है, आगे मैच नहीं होगा, डोंट वरी। 600 माइनस 200 माइनस 50 माइनस 40 माइनस 60, तो आंसर आएगा 250। इंस्टीट्यूट ने आंसर दे दिया 255। इंस्टीट्यूट को खुद को नहीं पता कि भाई साहब ये बाकी बचे हुए 5 रुपये कहाँ से लेके आएंगे। इनको ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि भैया आपके ये सारे लेस होंगे, इनमें से कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जो लेस नहीं होना था, और कोई भी ऐसी कैलकुलेशन नहीं है जो हमने गलत की हो, क्योंकि 600 इन्होंने दिया था, सेलिंग प्राइस ले लिया। डायरेक्ट मटेरियल 200 रुपये इन्होंने दिया था, हमने वही पिक किया है। वेरिएबल मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट इन्होंने खुद ने दिया था 50, वही पिक किया है। मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 60, ये भी इन्होंने ही दिया था, वही पिक किया है। हमने तो हमारे एंड से केवल और केवल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट निकाली है, और वो भी हमने गलत नहीं निकाली, क्योंकि क्वेश्चन ने 0.5 आवर्स निकाले थे। 0.5 आवर्स को जब हमने रेट निकाली तो रेट हमने बिल्कुल प्रॉपर्ली निकाली है, क्योंकि अगर रेट प्रॉपर्ली नहीं निकाली होती तो 350 वाला आंसर मैच नहीं होता। तो रेट हमने बिल्कुल प्रॉपर्ली निकाली है, तभी वहां पर 350 आंसर मैच हुआ है। यहां 250 का 255 इंस्टीट्यूट ने अपने सजेस्टेड सॉल्यूशन में दे दिया, और आज अगर उनसे पूछा जाए कि कहां से लाए तो उनको खुद को नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि उनको सॉल्यूशन पता होता तो वो पूरा सजेस्टेड में सॉल्यूशंस देते, उन्होंने केवल आंसर दिया। अब इन्होंने जहां से पिक किया उन्होंने केवल वो आंसर पिक कर लिए, सॉल्यूशन कहां से क्या आता है इनको कोई पता ही नहीं होता है। दूसरा केस, आपने मैन्युफैक्चरिंग ZN100 का ऑलरेडी निकाल दिया 350, वही 350 आपको वापस से मेंशन कर देना है, और परचेज ZN100 के लिए पूछा है, तो हम लोग कंट्रीब्यूशन इन केस ऑफ परचेज ZN100, तो ZN100 के परचेज के केस में आपका कितना आएगा वो बता दीजिए। तो आपको देखिए सेलिंग प्राइस तो ZN100 के केस में आपको पता ही है सर, वही 900। AOB लिमिटेड ने कहा कि साहब हम लोग आपको सप्लायर कर देंगे, तो सप्लायर रेट 650। आपको यहां पर मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी दे रखा है, वेरिएबल मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, जो कि आपके परचेज के केस में लगेगी 40। ऐसा लेस करते ही आपके पास आ जाएगा इनका भी कंट्रीब्यूशन, और ये कंट्रीब्यूशन आ जाएगा आपके पास 210। डन। आंसर चेक कर लीजिएगा, 350 एंड 210 ये भी आ गया। अब इन्होंने कहा कि साहब आप हमें क्वांटिटी बताओ कि कौन सी क्वांटिटी हमें परचेज करनी है, कौन सी नहीं परचेज करनी है, वो हमें बताइए। हमने यहाँ पर टोटल मशीन आवर्स निकाल दिए 7500, ठीक है, निकाल दिए साहब। अब आपके पास कंट्रीब्यूशन भी आ गया। अब आपको क्या करना है, रैंकिंग बनानी है। रैंकिंग आपको बनानी है कि भैया रैंकिंग किसकी, रैंकिंग किसकी सर, मैन्युफैक्चर ZN100 पहले करें या ZN200 पहले करें। तो हम लोग यहां पर निकालेंगे सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ रैंकिंग फॉर प्रायोरिटी टू मैन्युफैक्चर।
तो मैन्युफैक्चर के केस के अंदर प्रायोरिटी क्या है वो आपको निकालनी है। कैसे आएगी? पर्टिकुलर्स ZN100 ZN200, कंट्रीब्यूशन आपने ऑलरेडी निकाल दिया है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इसके केस में 350, इसके केस में 250। लेकिन अब आपको, क्योंकि आपके पास आवर्स लिमिटेड हैं, तो आपको लिमिटिंग फैक्टर का डिवाइड लगाना होता है। तो यहाँ पर 1.5 आवर्स और यहाँ पर 0.5 आवर्स, यहाँ पर 0.5 आवर्स। तो आप इसको डिवाइड लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर आवर, और ये कितना आ जाएगा 350 डिवाइडेड बाय 1.5, तो ये आ जाएगा 233.33, और ये आ जाएगा आपका 500। इसके बेसिस पर अगर मैं रैंक की बात करूं तो रैंक किसको देंगे? ऑब्वियस सी बात है, जो कंट्रीब्यूशन ज़्यादा कमा के देगा। तो पहले इसको, सेकंड इसको, तो आपके पास यहां तक रैंकिंग आ जाएगी। तो ये वाली रैंकिंग का कैलकुलेशन बड़ा आसान था। सिंपली आपके पास कंट्रीब्यूशन कैलकुलेटेड था, आर्स आपके पास लिमिटिंग फैक्टर है, उसका डिवाइड लगाया तो कंट्रीब्यूशन पर आर आ गया, और जो हमको ज़्यादा पर आर कमा के देगा हम लोग उसको प्रायोरिटी पर रखेंगे। ये सिंपल सी बात है। तो इसके लिए हमने ZN200 पहले बनाएंगे और ZN100 जो है वो आपका सेकंड प्रायोरिटी पर हमारा रहेगा। आइए अब क्या करेंगे? अब इस रैंक के बेसिस पर कितनी मैन्युफैक्चरिंग करनी है वो बता दो साहब। लो जी, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स टू बी मैन्युफैक्चर, पर्टिकुलर्स यूनिट्स आवर्स पर यूनिट, टोटल आवर्स। सबसे पहले आ जाएगा अवेलेबल आवर्स, $7,500। अवेलेबल आवर्स हैं 7,500, इसमें से आप लेस कर देंगे आवर्स यूज्ड इन ZN200, क्योंकि उसकी क्या है? रैंक 1। अब आपको पता है कि रैंक 1 जो ZN200 है उसकी टोटल रिक्वायरमेंट जो है इट कैन सेल अप टू 12,000 यूनिट्स। ठीक है जी, एक यूनिट को बनाने में 0.5 आवर्स, तो टोटल 6,000 आवर्स जो है वो इनके यहां पर यूज हो गए। अब जो बाकी बचा हुआ बैलेंस है उसमें क्या होगा सर? बैलेंस आवर्स, इन ZN100, तो बैलेंस बच गया 1,500 आवर्स। एक यूनिट को बनाने में 1.5 आवर्स, तो यहाँ पे आ जाएगी 1,000 यूनिट। कैसे आया? टोटल हमारे पास बैलेंस 1,500 आवर्स हैं, एक यूनिट को बनाने में 1.5 आवर्स लगते हैं, तो आपके पास 1,000 यूनिट बन जाएगी। लेकिन दोस्तों अब मुझे एक चीज बताओ, आपके पास टोटल रिक्वायरमेंट कितनी थी ZN100 की? तो भैया टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ ZN100 5,000 ऑलरेडी था, 3,000 की और डिमांड आ गई थी, 8,000 की डिमांड थी। इसमें से हमने लेस मैन्युफैक्चर कर दिया है 1,000। अभी भी बैलेंस हमारी 7,000 यूनिट की डिमांड बैलेंस है। अब ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो सर? आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो आप देखेंगे कि परचेज के केस में भी हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ रहा है। दैट मीन्स हम लोग अगर परचेज करेंगे तो भी हम कमा करके ही निकलेंगे। तो इसका मतलब यह है कि भैया जितनी ज्यादा से ज्यादा आप परचेज कर सकते हो करो, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है। तो आप 6,000 यूनिट जो है वो बैलेंस आप परचेज कर लेंगे। तो आप यहां लिख देंगे, इसमें आप नोट बेसिस पर भी लिख के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको वहां पर सिंपली लिखना है कि सिंस वी आर अर्निंग ए कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹210 इन केस ऑफ परचेज फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर, हैंस वी विल परचेज 6,000 यूनिट्स फ्रॉम AOC, क्या नाम है उसका, AOB लिमिटेड। सो अकॉर्डिंगली टोटल हम लोग क्या करेंगे? मैन्युफैक्चर 1,000 और 6,000 परचेज। और यही आपको इस बुक के सॉल्यूशन में भी इंस्टीट्यूट ने लिख करके दिया है। आइए चेकआउट करा देता हूं।
तो 12,000 यूनिट ZN200 की हमने सबसे पहले मैन्युफैक्चर करी, 1,000 यूनिट ZN100 की हमने मैन्युफैक्चर करी और ZN100 को हमने परचेज किया 6,000 यूनिट्स, दैट्स ऑल। इसी के साथ मेक और बाय डिसीजन से रिलेटेड जो मैंने आप लोगों को 2 सम थे वही मेरे को आप लोगों को कराना था और वो मैंने आपको करा दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस के अंदर मेक और बाय के अंदर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने मेक और बाय में आप लोगों के साथ वो सम डिस्कस किए जहां पर आप लोग के साथ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स को भी मैं कवर कर सकूं, तो ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स का भी कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर कवर किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को दोनों कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से ये चीज समझ में आई होगी। तो मेक और बाय के ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कवर होते हैं। और आपको कैसा लगा ये सेशन तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। दिस साइड CA CMA आशुतोष लाटा signing off from this lecture. Okay guys, bye bye.